इस सत्र के अगले वक्ता माननीय डीएम देसाई जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता गुजरात से हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप डायस पर आएं और विषय पर समय को देखते हुए अपनी बात रखें। माननीय डीएम देसाई साहब। बहुजन समाज के महापुरुष महामानव बुद्ध से लेकर बाबा साहब आम्बेडकर तक के जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, अपनी आज़ादी के लिए बलिदान दिया, ऐसे महापुरुषों को वंदन है। मंचासीन सभी वक्तागण, बामसिब के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार काले साहब और उपस्थित आप सभी बहुजन साथियों, जय मूल निवासी। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय है कि धार्मिक ध्रुवीकरण सामाजिक क्रांति को रोकने एवं मूल निवासी बहुजनों पर प्रतिकांति थोपने का शासक वर्ग का हथियार है गंभीर मंथन, अथवा CAA, NRC, UCC लागू करके ही रहेंगे, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर के बयान के पीछे छिपे रहस्य का पर्दाफाश। साथियों, भारत और विश्व में बहुत सारी किताबें आज तक लिखी गई है, लिखी जा रही है, लेकिन जो यहाँ इस देश के मजलूम है, जो सताए हुए लोग हैं, जो डिप्रेस्ड लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, उनके बारे में विश्लेषणात्मक कोई किताब लिखी गई हो, ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है। इंदिरा गांधी की जब इमरजेंसी लगाई गई तो उसके बारे में एक कुलदीप नायर ने किताब लिखी, द अनटोल्ड स्टोरी। उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई। फिर जो है मैक कॉलिंस और एक अंग्रेज ऑथर दूसरा है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा। उसमें बड़े भावुक एपिसोड डाले गए, दिल दहलाने वाले एपिसोड है, कोई कहीं भाग रहा है, कहीं मर रहा है, ऐसा। लेकिन इस देश में 2-2.5 सालों से बहुजनों के ऊपर, SC ST OBC के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनको गुलाम बना के रखा है, उनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। हमारे कुछ लोगों ने इसे प्रयत्न किया है जब से शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन वो आम लोगों तक वो बातें नहीं पहुंचती है। साथियों, तो ये हम लोग अभी भी गुलामी की दशा में क्यों हैं? ये इसलिए हुआ क्योंकि 2,500 साल पहले पुष्यमित्र शुंग के शासन के काल में बहुजनों को गुलाम बनाने की शुरुआत हुई, जो आज भी प्रक्रिया चालू है। 1925 से इस देश में रेशियल सुप्रीमसी सिस्टम यानी कि RSS की स्थापना हुई और इनके हिडन एजेंडे में बहुजनों को किस तरह वंचित किया जाए, यह कार्यक्रम चालू है। ये हिडन एजेंडा इनका इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसी की वजह से जो NRC वगैरह जो ये सब्जेक्ट लिया गया है। जब RSS को 2014 का लोकसभा का चुनाव होना था, उससे पहले पूरे विश्व में जहां जहां RSS की जाल फैली है, वहां चंदा इकट्ठा किया गया। गुजरात और देश के बनिए पूंजीपतियों से पार्टी फंडिंग की राशि जमा की गई और EVM के जरिए BJP शासन स्थापित करने में RSS कामयाब हुआ। इसलिए RSS अपना हिडन एजेंडा परिपूर्ण करने के लिए ये काले कानून, NPR, CAA,
और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमल से लाने के लिए जोर शोर से काम चालू कर दिया है। साथियों, ये काम, दुश्मनों का ये काम निरंतर हो रहा है। जब अंग्रेज इस देश के शासक थे तभी भी येन केन प्रकार ने बहुजनों को प्रताड़ित करने का कोई मौका ब्राह्मण लोगों ने छोड़ा नहीं, क्योंकि बहुजनों का एक ही दुश्मन है आज की तारीख, वो है ब्राह्मण। गांधी जी ने इंटरिम गवर्नमेंट में सरदार पटेल को, जो एक ओबीसी था, उसको साइड ट्रैक करके कश्मीरी कौल ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल को भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया। गांधी जी बहुजनों को हिंदुओं का ही एक हिस्सा है ऐसा कहकर अलग से उनको कोई अधिकार देने से इनकार करते थे। और बाबा साहब आम्बेडकर अस्पृश्यों का हक, अधिकार और प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई अकेले कांग्रेस और गांधी जी के सामने लड़ रहे थे। इसलिए संविधान सभा का चुनाव हुआ तब गांधी जी और जवाहरलाल ने बाबा साहब के लिए कहा कि संविधान सभा में आम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे तो बंद है, लेकिन संविधान सभा की खिड़कियां भी हमने बंद कर दी है। खैर, उसके बाद बंगाल के फजलुल हक गवर्नमेंट में जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपना इस्तीफा दे करके बाबा साहब आम्बेडकर को वहां चुनाव लड़ने के लिए इनवाइट किया। और बाबा साहब उन 4 जिलों से, बंगाल के जसोर, खुलना, फरीदपुर और बोरीसाल से चुन करके संविधान सभा में आए। इसलिए जब पार्टीशन हुआ तो शिक्षा के रूप में उस 4 जिलों को पूर्व पाकिस्तान में ये शासक वर्ग ब्राह्मणों ने दे दिया, पूर्व पाकिस्तान को। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब यह तय हुआ था कि 51% हिंदुओं की बस्ती भारत में शामिल होगी और जहां 51% मुस्लिम होंगे वो भाग पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और बाद में मैकमोहन लाइन एक खींची गई कि ये हिस्सा भारत का हिस्सा होगा, ये पश्चिम पाकिस्तान का हिस्सा होगा, ये पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और वो पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वही पूर्व पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया का प्रोविजन किया गया और उसके बाद में 1955 सिटीजन एक्ट का प्रावधान हुआ। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया ताकि सिटीजन एक्ट 1955 में, जरा स्पीड से पढ़ रहा हूं, सुधार करके जो भारत के सिवा अन्य देशों से हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, पारसी और सिख लोग आए हैं उनका भारतीय नागरिकत्व में शामिल किया जाए। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत उपरोक्त 6 धर्मी लोग जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 2014 से पहले भारत में आ गए उनको अवैध नागरिक, गैर कानूनी आप्रवासी या इलीगल माइग्रेंट नहीं गिना जाएगा, मतलब उनको घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। ये 6 धर्मों के अलावा ये कानून सुधार करने से जो इस्लाम और जुडाइज्म को मानने वाले इस्लामी और जूज लोग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा इस देश में। जब उत्तर पूर्वीय राज्य नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में लाखों लोग ऑल इंडिया नेशनल रजिस्टर एनआरसी से बाहर हो गए तो खास करके आसाम में सीएए का पुरजोश विरोध किया गया, सिटीजन अमेंडमेंट का। और उस लिस्ट के अंदर जिनका नाम नहीं था वो स्टेटलेस हो गए। तब भारत में अपप्रचार फैलाया गया कि भारत में मुसलमान लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आसाम में 5 लाख मुस्लिम और 14 लाख ओबीसी, एससी, एसटी लोग हैं। तो ये 14 लाख लोगों में से कईयों का नाम पॉपुलेशन रजिस्टर से बाहर हो गए। किसी के माँ का नाम नहीं तो किसी के बाप का नाम नहीं, किसी के बेटे का नाम नहीं शामिल नहीं था।
और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जिनका नाम नहीं है वे लोग स्टेटलेस हो गए। तो ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये SC STओं को, OBCओं को सामूहिक नरसंहार का मामला है। जैसे हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप बनाया था, लाखों यहूदियों को मार दिया था, ऐसा ही प्लान ये लोग बहुजनों को जिनका नाम नहीं है उनको मारने का प्लान बना रही है। क्योंकि शासक लोग नरसंहार करके बाहर आसानी से निर्दोष हो जाते हैं। बहुजनों की एक बड़ी बड़ी कमजोरी है कि बहुजन ज़्यादा लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, जैसे आदिवासियों के रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। आदिवासी लोगों में शिक्षा कम होने की वजह से उनके बाप दादाओं का जन्म रजिस्टर में नहीं नाम दाखिल हुआ है, वो कहीं पे भी मिलता नहीं है। साथियों, अब शासक लोग अगर NRC CA लागू कर देंगे तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के बहुत बड़े हिस्सा रजिस्टर से बाहर हो जाएगा। अगर NRC से बाहर हो गया तो उनके जबरन कॉन्सेंट्रेट कैंप में डाला जाएगा। आप सबको मालूम है कि हिटलर ने कॉन्सेंट्रेट कैंप में लाखों यहूदियों को नरसंहार किया था। 1-2 मिनट लेता हूं साहब। अब यहाँ EVM के जरिए और हमको RSS का हिडन एजेंडा लागू करने के लिए ऐसा EVM के जरिए प्लान बनाया गया है कि यावत चंद्र दिवाकरो RSS और भाजपा हमारे ऊपर राज करे और हम उनके गुलाम बने रहे। जैसे अपने पड़ोस में रशिया है, वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां कोई आदमी वो आवाज नहीं कर सकता है, मतलब गुलामी है। चीन का भी यही हाल है, चीन का कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए हमारे लोगों का जिनका नाम रजिस्टर में नहीं है और ये कानून बना करके हमको गुलाम बनाएंगे, कंसंट्रेशन कैंप में डालेंगे। इसलिए साथियों, इसके लिए संगठित होकर के संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और इसमें लास्ट में अथवा लिख करके NPR ही NRC है, सावधानी, सतर्कता एवं बहिष्कार। अब बहिष्कार कैसे होगा साथियों? जो हाथी चल रहा है और उसको कुत्ते भौंकते हैं तो उस हाथी को क्या फिक्र है? इसलिए साथियों, हमारी शक्ति का निर्माण करना, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट में इस देश में हजारों संगठन काम कर रहे हैं, उन संगठनों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, प्रयत्न किया जाए, मेलजोल किया जाए तो शक्ति का निर्माण हो सकता है और तभी हम लोग बहिष्कार कर सकते हैं, वरना हमारी हालत भी कुत्ते से बदतर ही है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। आप लोगों ने बहुत शांति से सुना और आयोजकों ने मुझे कुछ समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।